इकोनॉमिक्स में हमारा लास्ट चैप्टर, लास्ट है ना ये शायद, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है खाद्य सुरक्षा। अच्छा, फूड यानी अगर मैं बात करूं फूड सिक्योरिटी का क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएस आता है जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया है पीडीएस के बारे में इससे पहले भी। अच्छा, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट याद रखना, फूड सिक्योरिटी होती क्या है, खाद्य सुरक्षा जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, किसको, पब्लिक को। क्यों गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को क्यों दी जा रही है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट जो है इसको हमने चूज किया है फॉर अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो भाई शासन अगर प्रजा का चलेगा तो अगर प्रजा को कोई दिक्कत होगी यानी पब्लिक को कोई दिक्कत होगी तो उसको सॉल्व कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरा का पूरा से कैसे दारोमदार है कि वो ये तय करे कि कोई भी इंसान जो इस देश का नागरिक है अगर वो कोई काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो कम से कम उसे इतना तो किया जा सके, फूड सिक्योरिटी की जा सके, यानी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी वाला कॉन्सेप्ट बताया, क्या कॉन्सेप्ट था अलाउद्दीन खिलजी का? उसने अपने सोल्जर्स को क्या कर दिया था, फ्री में नहीं, कम प्राइस, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी ना उसकी, उसने क्या किया था, सोल्जर्स को कम प्राइस पे चीजें प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह राशन कार्ड होता है ना, इसी तरह क्या है, राशन कार्ड बनाए जाते हैं। राशन कार्ड बनाने का जो लॉजिक है वो यही तो है कि कम पैसों पे लोगों को फूड दिया जा सके। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है। अच्छा, आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, नहीं पता? डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है, जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड, इन तीनों पे बेसिकली काम किया जा रहा है, मतलब अभी काम चल रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं सबसे जरूरी क्या है वो है आपका फूड। आप हेल्थ और एजुकेशन को एक बार नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक क्या है आपका फूड। तो जब हम आज़ाद हुए बेटा 1947 में, तो हमारे सामने सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि हम उसी तरह से अब इसमें एक चीज़ और आ जाता है कि हम आज भी ट्रेडिशनल तरीक़ों से एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, हमारे पास बहुत बड़ी फार्म्स नहीं है, फार्म्स माने खेत जो है वो बहुत बड़े नहीं है, और प्लस सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ जो फार्मर्स है वो हायर एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि हमारी ये थिंकिंग है भाई कि जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका, जिसने कुछ अचीव नहीं किया, वो क्या बनेगा, किसान, फार्मर। हम ये सोचते हैं कि फार्मर्स होते वो कैसे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ना किसी पॉलिसीज़ के बारे में पता होगा, ना उन्हें किसी नए सीड्स के बारे में पता होगा, ना फर्टिलाइजर्स के बारे में पता होगा, बस वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिशनल वे में बस फार्मिंग करते चले आए। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। तब इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो पहली 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, पहली पंचवर्षीय योजना, उसका मेन टॉपिक क्या था, एग्रीकल्चर। मेन टॉपिक क्या था, याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उसका मेन टॉपिक क्या था, एग्रीकल्चर। मेन टॉपिक फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो गवर्नमेंट ने पहला टॉपिक क्या रखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा, वो एग्रीकल्चर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी कंट्री में फूड सप्लाई बहुत कम है, तो फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने पहली जो चीज़ अपनाई वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा भाई कि हम ट्रेडिशनल तरीकों से जो खेती कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मॉडर्न बनाते हैं। क्या करते हैं, उसको थोड़ा मॉडर्न बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें ऐड करते हैं और अपनी खेतों को साइज उसका थोड़ा बड़ा करते हैं, उसमें नई क्रॉप्स लगाते हैं, सीड्स अच्छे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें ऐड की गई। तब उसके बाद से क्रॉप्स के थोड़ा जिसे कह सकते हो परसेंटेज इंक्रीज हुए, बढ़े। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कहाँ पे फार्म्स के साइज बहुत बड़े हैं, स्टेट पंजाब। कहाँ पे, सबसे ज़्यादा शुगर केन किस स्टेट में होता है, नहीं बेटा, शुगर केन आपका स्टेट यूपी। सबसे ज़्यादा शुगर केन किस स्टेट में होता है, यूपी
यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर केन यूपी में होता है। आपका जो अपना स्टेट है उत्तर प्रदेश, शुगर केन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पे चीनी की मिल बहुत ज़्यादा थी एक टाइम था। खैर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी का इंडिया में जो इशू था वो क्यों था। क्योंकि जब हम 1947 में आज़ाद हुए, बहुत आराम से समझ लो इस चीज़ को, कि जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं थी। बेसिक यानी फूड इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी या क्रॉस बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं हो रही थी, फूड सप्लाई में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी और गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी भी लोगों को देखनी। तो इसके लिए ये तय किया गया कि पहले एग्रीकल्चर पे काम करें। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1947 के बाद गवर्नमेंट का, वो क्या था, उसका मेन टॉपिक था एग्रीकल्चर। उसका मेन टॉपिक क्या था, एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे किस पे ध्यान दिया गया है, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। समझ लो इस चीज को। तो जब एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया तो उसमें सीड्स और फार्मर्स के लिए लोन, नाबार्ड एक बैंक है जो आरबीआई के थ्रू काम कर रहा है, उसी का एक पार्ट है, और उसको भी स्टार्ट किया गया कि भाई ये किसको, फार्मर्स को लोन दे सके। लोन का देखो गांव में क्या होता है, जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते थे और ज़मीनें ले लेते थे, किसकी, फार्मर्स की। एक यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो, भूदान एक मूवमेंट चलाया गया था, भूदान विनोबा भावे ने चलाया था। भूदान विनोबा भावे, विनोबा भावे ने भूदान एक मूवमेंट चलाया था। भूदान का नाम से कुछ समझ में आ रहा, भू यानी भूमि, दान यानी डोनेट कर देना, भूमि को डोनेट कर देना, भूमि का दान कर देना। इससे क्या हो रहा था, भूमि का दान करने से क्या हो रहा था। अच्छा आपको पता है कि जो फार्मर्स हैं उसमें लेबर सेक्टर बहुत ज़्यादा है। लेबर सेक्टर मतलब जो दूसरों के खेतों पे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी फर्म नहीं है। इससे क्या हो रहा था कि जो छोटी छोटी फर्म्स थे उनको डोनेट कर दिया जा रहा था, किसको, ऐसे लोगों को जिनके पास फर्म्स नहीं है। तो कम से कम वो छोटे छोटे फर्म्स में क्रॉप्स लगा के अपनी इकोनॉमी, अपनी ग्रोथ कुछ तो कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना, भूदान मूवमेंट किसने चलाया था, विनोबा भावे ने। और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था, जो गरीब लेबर है, कौन से लेबर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कौन से लेबर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबर, उनके पास अपनी जमीनें हो जाए ताकि वो भी फार्मिंग कर सके। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने समझा फूड सिक्योरिटी क्या है, जो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है पब्लिक को। अच्छा, फूड सिक्योरिटी की जरूरत इंडिया में क्यों पड़ी, क्योंकि हम एक डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग है। और 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था फूड सिक्योरिटी, क्योंकि सब तक खाने नहीं पहुंच रहे थे, फूड नहीं पहुंच रहा था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने बनाया उसका मेन टॉपिक था एग्रीकल्चर, यानी नई सीड्स यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना। तो ये जो चीज़ें कॉन्सेप्ट बदला और चेंज हुआ, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही चेंज किया। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया। पीडीएस इंडिया में कब रिलाइज्ड किया गया, मतलब इसको दोबारा से जैसे कह सकते हो ये ध्यान दिया गया कि नहीं, इसको फिर से चेंज किया 1992 में। 1992 में पीडीएस को फिर से एक नया फेज दे, राशन कार्ड के थ्रू कम मार्जिन रेट पे बहुत सी ऐसी स्टॉल शॉप लगवाई गई, खुलवाई गई, जो राशन प्रोवाइड करा रही थी लोगों को, गरीब लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे सर्वाइव कर रहे हैं। 1992 कब, 1992 2000 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिस पॉलिसी को हम कहते हैं AAY, अन्नोदया अन्न योजना। क्या कहते हैं, लिख दूंगी मैं, कल बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में, अभी बस इतना बता रही हूँ, ईयर लिख लो। 2000 में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी AAY। अब AAY क्या है, अन्नोदया अन्न योजना। अब इसके तहत क्या किया गया था, लोगों को कम प्राइस पे फूड डिलीवर करवाया जाता था, उनको खाने पहुंचाए जाते थे। तो ये सब प्लस पॉइंट था किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। समझ में आ गई इतनी चीजें। अच्छा, बफर स्टॉक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है बेटा, अनाज भंडार जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सा अनाज अपने पास स्टोर करके रखती है। क्यों स्टोर करके रखती है, अच्छा जो पीडीएस में आपको जो अनाज मिल रहा है बहुत कम कीमत में मिल रहा है, तो गवर्नमेंट तो फार्मर्स को पूरी कीमत दे रही है ना, और इसको रख कहाँ से रही है, और कहाँ से ये आ रहा है, बफर स्टॉक से। कहाँ से आ रहा है, बफर स्टॉक से। बफर स्टॉक में ये सब चीज़ें रखी होती हैं। बफर स्टॉक किसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और इसको कौन कर रहा होता है,
फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, फूड FCI। बफर स्टॉक किसके अंडर में आती है? FCI के अंडर में आती है। और बफर स्टॉक की सारी देखभाल और इसमें जितनी भी चीजें हो रही है कौन कर रहा है? FCI करता है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया? बफर स्टॉक में अनाजों के पूरे भंडार होते हैं जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, और पीडीएस में जो अनाज मिलता है वो कहाँ से आता है? बफर स्टॉक से ही। कल इसको बहुत डिटेल में पढ़ना, ठीक है।